हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू सीरीज़ शुरू की है जो कि है आपके इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था की। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं ना, वो किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने उनको मेंशन भी किया है कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया है। क्लियर। तो ये जो मैंने सीरीज शुरू की ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे? ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। कब बने? 1946 को। यहाँ पर हम बात करेंगे 9 दिसंबर 1946 की, जिसमें एक आपके अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे अध्यक्ष थे? ये आपके अस्थाई अध्यक्ष थे। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की, हाँ सॉरी, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया भाई? उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। कितने उपाध्यक्ष थे? सॉरी, दो उपाध्यक्ष थे। पहले कौन थे? तो ये थे आपके H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। क्लियर। और जो दूसरे थे वो थे आपके V.T. कृष्णामाचार्य। क्लियर। अब इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसके राइट आंसर मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिए हैं। अगर यहाँ पर उपाध्यक्ष की जगह अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता तो इसका राइट आंसर क्या होता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अध्यक्ष में भी स्थायी या अस्थायी पूछा जाता, किसके बारे में पूछा जाता? अस्थायी के बारे में पूछा जाता, तब आपका क्या होता? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सॉरी, कौन थे ये? 9, देखो 9 तारीख दी है ना, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यहाँ पे 11 दिसंबर दिया होता तब आपके कौन होते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते। कौन होते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते। डेट जरूर भाई ध्यान से पढ़िएगा। अगर 9 दी है तो सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दी है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था? तो देखो, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के मुंशी थे। कितने? इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से 2 दिए गए हैं। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे और एक नहीं थे एपी ठक्कर। लिखेंगे आप यहाँ पर क्या? एपी ठक्कर। ये 2 लोग क्या नहीं थे? इसके सदस्य नहीं थे। मैं आपको उन सभी के नाम बता देती हूँ जो आपके 7 मेंबर्स थे। देखो, एक तो क्या हो गया आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। फर्स्ट। सेकंड, एन गोपाल स्वामी अयंगर। थर्ड, डॉक्टर के एम मुंशी। क्लियर। फिर यहाँ पर हम दूसरे देख लेते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अय्यर। क्लियर। कैन मुंशी आपको दिया गया है। फिर हम बात करेंगे मोहम्मद सदल्ला। मोहम्मद सदल्ला के बारे में। फिर
एन माधव राव, एन माधव राव। क्लियर। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे टी कृष्णामाचारी की। तो ये टोटल आपके कितने, ये 6 और ये 7, कितने सदस्य थे? 7। सातों सदस्यों के नाम बता दिए। यहाँ पे पूछा गया कौन सदस्य नहीं, तो आपके इसमें 2 आंसर आएंगे। एक तो आएगा AP ठक्कर और एक आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया था? तो ये कब की थी भाई? 13 दिसंबर 1946 को की थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को। जो हमारी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये जुलाई में हुआ था। कब हुआ था भाई? जुलाई में इसका गठन हुआ था। जुलाई 1946 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हमें स्थायी अध्यक्ष मिलते हैं। कौन मिलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को उसकी कार्रवाई प्रारंभ की थी या प्रस्तुत किया था कहेंगे। क्लियर। ये देखो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्यों के कथन को किसने पेश किया था? उद्देश्यों के कथन को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिन की बहस के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये इसका जो कुल डेटा है वो है 2 साल। ठीक है, 2 साल 11 माह और 18 दिन, लगभग कह सकते हैं कि आप 3 वर्ष लगे थे। 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद क्या हुआ था? संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, क्या किए गए थे? संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर। चल नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे? ये थे प्रथम विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। क्लियर। यहां पे दिया गया है बलदेव सिंह, ये क्या थे? ये रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री। आप इसे याद कैसे करोगे? देखो रक्षा के लिए क्या होना चाहिए? आप में बल होना चाहिए, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बलदेव सिंह कौन थे? हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। क्लियर। यहां पे दिया गया है VT कृष्णमाचार्य। क्या दिया है? VT कृष्णमाचार्य या फिर VT गिरी। तो जो VT गिरी थे ये क्या थे? हमारे भारत के तीसरे, मतलब कि थर्ड क्या थे? उपराष्ट्रपति और 4th नंबर के क्या थे? राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति। क्लियर। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये भारत के क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड क्या थे? सेकंड राष्ट्रपति थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए भाई फ्रांस से। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिए गए? आयरलैंड से भाई आपके नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, तत्व नहीं भाई। नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को।
और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। क्या लिया है? संसदात्मक संसदात्मक शासन शासन प्रणाली। क्लियर? और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है एक तो समवर्ती सूची। क्या लिए? समवर्ती सूची और प्रस्तावना की परिभाषा। क्या लिए? प्रस्तावना की परिभाषा, सॉरी, प्रस्तावना की भाषा ली है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? सो भाई डेनमार्क नहीं है, डेनमार्क से हमने कुछ भी नहीं लिया है। क्या? जो डेनमार्क है हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है। आपकी फ्रांस से क्या लिया है? फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली है। क्या ली है? गणतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। शासन प्रणाली। क्लियर? आयरलैंड से क्या लिया है? आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को लिया गया है। ठीक है? और यूएसए का संविधान, उससे क्या लिया है भाई? यूएसए से हमने क्या लिए? मूल अधिकार लिए हैं। मूल अधिकार। क्लियर? और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हमने कहाँ से लिया है भाई? यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या? महाभियोग, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसए से लिया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है भाई दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंश जर्मनी के सिद्धांत से प्रेरित है? कौन सा है? ये है आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है या उससे संबंधित है। क्लियर? ये सेम क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर यूएसएसआर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएसएसआर से हमने पंचवर्षीय योजनाओं का क्या लिया है? मॉडल लिया है या उससे देखकर हम इंस्पायर हुए हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय, ये भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान के अंगीकरण किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ? जो आपका महाराष्ट्र गुजरात है, इस राज्य का गठन कब हुआ? 1960 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1960 में हुआ था। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? वह कौन सा राज्य था? तो भाई ये आपका तेलंगाना था। कौन सा था? तेलंगाना। क्लियर? किस अधिनियम के तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2014 में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2014 में क्या होता? तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया था। किससे अलग किया था? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। क्लियर? ये कब बना था? डेट लिख लो भाई। तो ये बना था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का कौन से नंबर वाला राज्य है? तो ये भाई 29 नंबर का क्या है? राज्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 2 में क्या है? तो इसमें है नए संघों में नए राज्यों का प्रवेश। क्या है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, प्रवेश या स्थापना। क्लियर। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है? नए संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर उनकी स्थापना। क्लियर। फिर अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? कि इसमें दिया गया है कि जो वर्तमान राज्यों के क्षेत्र व उनकी सीमाओं के नाम परिवर्तन वो भारतीय संसद विधि द्वारा हो सकते हैं। जो उनके नाम चेंजेस वगैरह होंगे ना, वो किसके द्वारा होंगे? आर्टिकल 3 के तहत। क्लियर। और आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन के अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों के उपबंध कराने के लिए दिया गया है, जो कि आपके अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई है। और जो अनुच्छेद 4 है वो आपके सी के अधीन आता है, इसके अंतर्गत आता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A, किसमें? 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है ना? किसके लिए? याद होगा आपको, 370 आपने सुना होगा। कुछ याद आया? तो बस ये उसी के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है, जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे राज्य में कितनी संख्या हो गई है? किसकी? राज्यों की कितनी संख्या हो गई है? तो उस टाइम पर कितनी? 29वें नंबर का था, है ना? जब ये कब पूछा गया था भाई? आर्मी जीडी क्लर्क में पूछा गया था। उस टाइम पर कितने थी? 29 थी। अब मुझे बताएंगे कि वर्तमान समय में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने राज्य व केंद्र है? क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हैदराबाद संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। कब हुआ था ये शामिल? तो इसका राइट आंसर है, ये हुआ था 1950 को। कब हुआ था? 1950 को। देखो, उड़ीसा राज्य की जो स्थापना होती है, उड़ीसा राज्य की स्थापना कब होती है भाई? उड़ीसा राज्य की होती है 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, क्लियर। तभी 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा दिवस। ओडिशा दिवस, इसी टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। आगे चल के 1950 में क्या हुआ? ओडिशा भारत संघ के एक स्वतंत्र रूप में शामिल हुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। किसके लिए? नागालैंड के लिए। क्लियर। 371A में क्या किया गया है? नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्लियर, इतना समझ में आया? अब हम देख लेंगे कि कौन सा आर्टिकल किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे राज्य और यहां पर हम लिख लेंगे अनुच्छेद या फिर आर्टिकल। क्लियर। जो मैं शॉर्ट में लिखती जाती हूँ, चलो मैं लिख देती हूँ, तो आप लोग बाद में देखोगे तो कंफ्यूज होगे। महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, आर्टिकल 371। नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान, नागालैंड के लिए जो विशेष प्रावधान है वो आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 371A में। क्लियर। फिर असम के लिए
असम के लिए भी आर्टिकल 371B, ABCD ऐसे चलेगा, ठीक है। मणिपुर किस में आएगा भाई? मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 371C। और लास्ट आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये आर्टिकल 371D। क्लियर? 371D क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये देखो यहाँ पर ए में किसके लिए है भाई? नागालैंड के लिए है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1949 में भारत का हिस्सा बना था। कौन बना था? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। 1949 में भारत का हिस्सा बना था। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो हुआ क्या था कि 1 जुलाई 1963 में इसको क्या किया था? इसे केंद्र शासित बनाया था, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किसे? त्रिपुरा को। क्लियर हुआ इतना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों को सूची में शामिल करने और उससे बाहर निकालने की शक्ति प्रदान करता है? वह कौन सा आर्टिकल है? तो जल्दी से बताएंगे वो कौन सा आर्टिकल है। तो भाई ये आर्टिकल है आपका ऑप्शन बी 341। क्लियर? अब यहाँ पे दिया है 43, आर्टिकल 43। इसमें क्या है? इसमें है कि जो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं शिष्ट जीवन स्तर आदि। क्लियर? क्या है? कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी। क्लियर? फिर आर्टिकल 200 में क्या दिया? राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार। राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति। और आर्टिकल 241 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। क्लियर? इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संसद के पास भारतीय संविधान के अनुसूचित 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का अपवाद है? तो कौन सा है इसका अपवाद? इसका अपवाद होगा कि यदि राज्यसभा इस आशय पर अपना प्रस्ताव पारित करती है। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 72 है वो किससे संबंधित है? ये आपके राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति से। किससे है? क्षमादान करने की शक्ति से है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन और सजा कमी करने
कर सकती है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आर्टिकल 72। किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 72 के अंतर्गत आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? वन, पुलिस, व्यापार और रक्षा। किसके बारे में पूछा गया है? समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वन। इसका राइट आंसर क्या होगा? वन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? किसको पूछा गया है? शिक्षा को पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपके शामिल किया है समवर्ती सूची में। किस में शामिल किया गया भाई? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? किसके बारे में पूछा गया है? शिक्षा को। तो समवर्ती, ये फिर से हो गया क्या डबल? नहीं तो क्वेश्चन को बस घुमा दिया गया है ना, बाकी आंसर समवर्ती सूची। क्लियर? चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? जो मुख्यमंत्री है वो स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये लिखा गया है आर्टिकल 164 में। किसमें लिखा गया है? आर्टिकल 164 में लिखा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? ऐसा कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी नागालैंड। किससे संबंधित है ये? ऑप्शन बी नागालैंड से। क्लियर? जो आपकी छठी अनुसूची में है इसमें क्या क्या है भाई? इसमें है आपका असम, नागालैंड, मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित या फिर सीमांकन करता है जिसके तहत निर्वाचन सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। किसके द्वारा नामांकित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? 550 और 2 के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? 550 और 2 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सदन में वोटों के समूलता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? मतलब कि अंतिम जो निर्णय है या फिर फैसला है वो कौन लेते हैं? वो स्पीकर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 100। क्या होगा भाई? आर्टिकल 100 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बजट। बजट पेश करते हैं ना? क्या पेश करते हैं? बजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों एवं संघ शक्तियों या फिर संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? पूछा गया है भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? तो ये प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। किस अनुसूची में भाई? प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान संविधान के प्रथम अनुसूची में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्युत्पत्ति जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों एवं दर्शन को निर्धारित करती है या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्रस्तावना कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को
क्या उठाया गया था, सवाल उठाया गया था ना कि क्या पूछा गया था कि प्रस्तावना को, तो क्या है इसका राइट आंसर, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। क्लियर, इतना समझ में आया आप सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को नए धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है। कैसे धर्म के अंतर्गत ये किया जाता है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा की प्रस्तावना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई, संविधान सभा की प्रस्तावना के अंतर्गत। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का भाग 3 निम्नलिखित में से किस के बारे में वर्णन करता है। तो ये किसके बारे में वर्णन करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाग जो 3 है ये आपके मौलिक अधिकारों, किसके बारे में भाई, मौलिक अधिकारों के बारे में करता है। और जो भाग 2 है ये किसके बारे में करता है, नागरिकता के बारे में। किसके बारे में करता है, नागरिकता के बारे में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम को नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये किसके अंतर्गत आता है तो इसका राइट आंसर होगा नागरिकता अधिनियम 1955। किसके अंतर्गत आता है भाई, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक पूर्ण साधन नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा संपत्ति अधिग्रहण। क्या होगा, संपत्ति अधिग्रहण। क्लियर। अब नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था भाई, क्या, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम कब, 1955। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो उसका मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा समान न्याय पाने एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। ये क्या नहीं होगा, ये संविधान सभा के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। किसके रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है, मौलिक अधिकारों के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका संपत्ति का अधिकार। क्या होगा भाई, संपत्ति का अधिकार। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। किसके रूप में, आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये आपके मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखने पर उसे अपने सामने पेश किया जाने का आदेश देती है। वे कौन से, किस अदालत के सामने है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राज्य मूलभूत अधिकारों में से एक का हनन करने को रोकते हुए भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। कैसा होता है, जो भारत के नागरिकों व विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है जो आपके राज्य मूलभूत अधिकारों, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, राज्य के मूलभूत अधिकारों। ठीक है, मूलभूत अधिकारों में से एक का भी हनन करने पर रोकता है। क्या करता है भाई, हनन करने पर
रोकता है, जो नागरिकों और विदेशियों, किसके लिए है, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। किस किस के लिए, नागरिक और विदेशी जो होते हैं उन दोनों के लिए उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। क्या होगा, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है। किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी का पूछा है, डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है। तो ये किस में है, भाग 3, भाग 6, भाग 4 या भाग 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाग 4। किस में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है। आर्टिकल 36 टू 51। क्लियर। तो ये आज आपके लगभग 50 क्वेश्चंस मैंने ये यहाँ पर कराए हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आएंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात करते हैं कि आप सभी पूछेंगे कि मैम इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इसकी पीडीएफ आपको संदीप सर के जो टेलीग्राम है, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर, इस पर आपको इसकी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।